हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके उत्कर्ष की जो आपके कुमार गौरव सर हैं, उनकी यहाँ पर ये बुक है जिसे हम लोग सॉल्व करा रहे हैं। बाकी आप लोग इसकी जो बुक है उसको आप लोग ज़रूर खरीदिएगा, क्योंकि आपकी जो थ्योरी है काफ़ी अच्छी तरीके से समझाई गई है ना। जहाँ पर डायग्राम की आवश्यकता है वहाँ पर डायग्राम भी बना हुआ है। तो आप लोग यहाँ पर इस बुक को आप लोग और अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा, और नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया था, है ना। ये थोड़ा भी आपको कठिन लग रहा होगा, अभी देखना आपको ट्रिक बताने वाले हैं, उससे आपको ये सब कुछ सरल हो जाएगा। तो बताइएगा किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद यहाँ पर दिया गया था। तो दोस्तों, ये है आपका 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसको ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का खर्च करने का उपबंध किस एक्ट के तहत किया गया था। बताना है भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का जो उपबंध किया गया था, किस एक्ट के तहत किया गया था। तो दोस्तों, ये एक्ट कौन सा है, तो ये एक्ट है 1813 का जो चार्टर एक्ट है। यहाँ पर आंसर नंबर क्या बनेगा, डी नंबर है, राइट हो जाएगा 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। अब कुछ आपको यहाँ पर ट्रिक बताने वाले हैं, इस ट्रिक को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये अलग से हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे पिट्स इंडिया एक्ट जो आपका 1784 आपका दिया गया है। तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो एक होता है राजनीति से रिलेटेड आपका है 1773, और यहाँ पर चोर दिया है 1784। तो 73 का एक्ट और 74 का एक्ट, ये तो आपके हो गए। बाकी यहाँ पर देखा जाए तो पिट्स इंडिया के, है ना, एक्ट के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, कंट्रोल से हो जाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाला। तो ये आपका जरूरी नहीं था, लेकिन अगला वाला पॉइंट आपका जरूरी है। 1813 का जो आपका चार्टर एक्ट है, यहाँ पर देखो दिया है, तेरे व्यापार के धर्म में 1 लाख लगा दिए। ये कौन सा एक्ट है, तो 1813। इसका ट्रिक आप नोट करिएगा, तेरे व्यापार के धर्म में 1 लाख लगा दिए। तो यहाँ पर तेरे से हो जाएगा 13, अर्थात 1813 का चार्टर एक्ट। व्यापार से हो जाएगा कि व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया, चाय और अफीम को छोड़कर। यहाँ पर धर्म से हो जाएगा धर्म का प्रसार ईसाई मिशनरियों को यहाँ पर किया गया। 1 लाख मतलब हो गया साहित्यिक और विज्ञान एवं शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए कोष का सृजन किया गया। ये कौन सा एक्ट है, तो आप कहेंगे सर ये एक्ट है आपका कौन से 13 वाला है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। एक बार में नहीं तो 2 बार में आपको जरूर आपको तैयार हो जाएगा। अब अगला आपका एक्ट आता है, ये एक्ट है आपका चार्टर एक्ट आपका 1833। चार्टर एक्ट 1833 दिया है, इसका प्रमुख उद्देश्य था भारत में केंद्रीकरण व्यवस्था स्थापित करना। ट्रिक क्या है, इस ट्रिक को यहाँ पर समझिएगा कि बेटा दास गवर्नर जनरल को चाय की सर्विस दो। क्या, इस ट्रिक का नाम है बेटा दास गवर्नर जनरल को चाय की सर्विस दो। तो बेटा से हो जाएगा विलियम बेंटिंग भारत का गवर्नर जनरल बना, ठीक है। दास से हो जाएगा दास प्रथा का अंत। गवर्नर जनरल मतलब भारत का जनरल जो आपका है, इसका पद का सृजन किया गया। चाय मतलब हो गया कंपनी की, चाय की कंपनी जो आपकी है उसकी एकाधिकार को समाप्त किया गया था। वहीं पर सर्विस मतलब हो गया सिविल सर्विस की शुरुआत की न्यू पड़ी थी इसी एक्ट के तहत। तो इस स्क्रीनशॉट 1833 का जो स्क्रीनशॉट है इसको, ये जो आपका है वो 1833 का एक्ट है, इसको आपके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत शासन अधिनियम 1861 का जो आपका ट्रिक है, मंत्री एक साथ अध्यादेश जारी करेंगे। मंत्री एक साथ अध्यादेश जारी करेंगे, ये ट्रिक है आपके भारत शासन अधिनियम 1861 की। तो यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है, मंत्री से हो गया कि मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। 1861 का अधिनियम देखो, एक साथ मतलब हो गया 1861 का अधिनियम हुआ। अध्यादेश मतलब हुआ कि वायसराय का जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति का सृजन किया गया, और ये किसके तहत किया गया था, तो ये भारत सरकार अधिनियम 1861 के तहत किया गया था। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 2-3 बार पढ़ेंगे तो ये जो सबसे कठिन है वो सबसे आसान हो जाएंगे। अगला है 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था, चुनावी बजट बनवा लो, है ना। क्या, चुनावी बजट बनवा लो। तो चुनावी से हो जाएगा निर्वाचन की शुरुआत हुई, बजट पर बहस हुई, बनवा लो से क्या हुआ, तो 1892 का जो अधिनियम आया ये 1892 हुआ। तो चुनावी आपका हुआ और बजट, ये बहस आपके 1892 के तहत। अगला देखो दिया है भारत सरकार अधिनियम 1919, या इसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या है, तो इसकी ट्रिक है, हाय माँ उन 2 महिलाओं से उत्तर देना सीखो। तो हाय माँ उन 2 महिलाओं को यहाँ पर कर लो तो और अच्छा बन जाएगा, को उत्तर देना सीखो। तो देखो ये जो आपका है 1919 वाला बहुत अच्छा है। निर्वाचन की देखो शुरुआत हुई इसमें से, माँ शब्द से यहाँ पर क्या हुआ, तो आप कहेंगे सर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इसी में आया।
2 से यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो महिलाओं को सर्वप्रथम वोट डालने का अधिकार हुआ। यहाँ पर देखिए आपसे और कह रहा है क्या, तो यहाँ पर उनसे हो जाएगा क्या, तो 1900 का अधिनियम आपका हुआ। साथ में यहाँ पर उत्तर देना हो गया आंशिक उत्तरदायी, है ना, शासन की व्यवस्था। वहीं पर देने से आपके द्वैध शासन व्यवस्था, वहीं पर द्विसदनीय व्यवस्था और सिखों का निर्वाचन क्षेत्र भी हो गया। तो इसका भी स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा इसको, ठीक है। और अगला देखो दिया गया है 35 वाला, 2 और अधिनियम है, इन 2 अधिनियम को पढ़ लेंगे तो जो थोड़ा कठिन होता है थोड़ा सरल हो जाएगा। कि 1935 का भारत सरकार अधिनियम, देखो अखिल केंद्र में संघ के 2 पत्ते रिजर्व हैं, अखिल केंद्र में संघ के 2 पत्ते क्या हैं, रिजर्व हैं। तो यहाँ पर हुआ कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, संघ की बात करते हैं तो संघ लोक सेवा आयोग और संघीय न्यायपालिका की स्थापना। पत्ते से हो गया प्रांतों में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था, और रिजर्व से क्या हो जाएगा, तो रिजर्व से हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। वर्मा को देखिए 1935 में अलग किया गया, रिजर्वेशन दलितों और मजदूरों को दिया गया था, ठीक है, एक ये हो गया। और लास्ट आपका यहाँ पर अधिनियम ये है, इसको भी नोट कर लीजिएगा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में क्या हुआ, तो 1947 में देखिए माँ की कृपा से लेबर ने स्वतंत्रता ऐठ ली, माँ की कृपा से लेबर ने स्वतंत्रता ऐठ ली। माँ से हो जाएगा मॉन्टेग्यू जो आपके थे ब्रिटिश अंतिम गवर्नर जनरल थे। यहाँ पर कृपा से हो जाएगा कृपाली राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1947 में बने थे। वहीं पर लेबर से हो जाएगा लेबर पार्टी की सरकार, है ना, ब्रिटेन में आपकी थी। वहीं पर स्वतंत्रता से हो जाएगा स्वतंत्रता अधिनियम 1947, और इटली से हो जाएगा इटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आपके थे। तो जितने भी आपके अधिनियम थे वो आपके ट्रिक से पूरे आपके क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब देना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जो आपके होंगे इस प्रकार से होंगे। देखो दिया है कि किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का नाम दिया गया। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो 73 वाला जो एक्ट था, 73-74 वाले में, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बी हो गया। अगला है कि भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किस एक्ट के तहत किया गया, तो आप कहेंगे सर ये 1813 का जो चार्टर एक्ट था, उसको ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य दिया गया है 3 नंबर में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। आप कहेंगे सर यही आपका आंसर यहाँ पर है, राइट हो जाएगा पहला ही, क्योंकि भारत का प्रथम वायसराय जो आपका था वो कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा ना, है ना। तो आप कहेंगे सर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था, किस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था, यहाँ पर 4 नंबर में। तो प्रस्तावना का अभाव देखिए आपका जो 1935 का जो अधिनियम है इसमें प्रस्तावना के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर सी दिया है 1935 में, याद रखिए आपकी प्रस्तावना जो है उसका अभाव था। यहाँ पर आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत संरक्षण अधिनियम 1935 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा विषय है संघ सूची में शामिल नहीं था, यहाँ पर 5 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए संघ सूची में तार भी था, बीमा था, डाक दी, लेकिन शांति जो आपकी है शांति सूची में शामिल नहीं किया गया था। अगला है आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो 1935 अधिनियम के तहत हुई थी। हमने कहा 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में, और अगला क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन में जो भारत का आगमन हुआ था ये कब हुआ था, यहाँ पर बताना है। क्रिप्स मिशन का भारत में आगमन जो हुआ ये कब हुआ था, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए अब आपको जवाब देना है, फटाफट जवाब देना है। चलिए हाँ अब समझने वाली बात है, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत वाले कठिन थे इसलिए हमने आपको बता दिया है। अब आपको बताना है क्रिप्स मिशन का भारत में आगमन कब हुआ था। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो 7 नंबर दिया है, और 7 का ऑप्शन हो जाएगा आपका 22 मार्च 1942 को। क्या बोलेंगे, 22 मार्च 1942 को दिल्ली पहुंचा था, और यह मिशन 11 अप्रैल 1942 तक भारत में रहा था, है ना। नेतृत्व किसने किया था, कि स्टेफर्ड क्रिप्स ने इसका नेतृत्व किया था, ठीक है ना। और इसका मकसद क्या था, जो द्वितीय विश्व युद्ध में, है ना, द्वितीय विश्व में ब्रिटेन के लिए सहयोग करना, ये आपका इसका मकसद था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि एक बार इन्होंने धोखा दे दिया था, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और आपसे यहाँ पर दिया गया है 1935 के भारत शासन अधिनियम को किसने गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। चलिए भाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 1935 के भारत शासन अधिनियम ने को किसने गुलामी का यहाँ पर अधिकार पत्र कहा, 8 नंबर में। तो आप कहेंगे सर ये है आपके जवाहरलाल नेहरू, है ना। ये 1935 है, तो आप कहेंगे सर जवाहरलाल नेहरू ने इसे दास्ता का चार्टर एक्ट कहा था, या इसे गुलामी का अधिकार पत्र कहा था, याद रखिएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर एक अधिवेशन भी पूछ लेता है जो आपकी 36 में हुआ था। 1936 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन हुआ था,
तो जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम की आलोचना करते हुए कहा था कि ये दास्ता का घोषणा पत्र है ना। तो आपका आंसर क्या हो गया, बी नंबर आपका राइट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है संविधान सभा के गठन का सर्वप्रथम विचार किसने रखा था। चलिए बताइएगा। हाँ, दिया गया है कि संविधान सभा के गठन का सर्वप्रथम विचार किसने रखा था। ये जो विचार है वो विचार रखा था एम.एन. राय ने, है ना, एम.एन. राय ने यहाँ पर किया था। और एम.एन. राय कौन थे, तो भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रणी आपके थे। उन्हें भारत का साम्यवाद का पिता कहा जाता है, अर्थात जो एम.एन. राय हैं इन्हें भारत में साम्यवाद का पिता कहा जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है भारत के संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष आपके कौन थे। चलिए यहाँ पर बताना है भारत के संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे इनमें से वो राइट इनमें से क्या हो सकते हैं, इसका आंसर क्या बनेगा। चलिए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका आंसर आ गया है सभी का जवाब सही है। आप कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो आपके दिए गए हैं वो आपकी स्थायी अध्यक्ष थे। जो आपका 11 तारीख वाली जो आपकी बैठक हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी वो आपकी स्थायी वाली थी, जिसमें से इनको अध्यक्ष चुना गया था, है ना। वहीं पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, यहाँ पर आपको बताना है। आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा कि प्रारूप समिति के सदस्य इनमें से जो आपके थे वो आपके यहाँ पर बताना है। तो चलिए यहाँ पर आंसर देना है, आपका आंसर इनमें से क्या हो सकता है। अब आप कहेंगे सर जी अब इतना थोड़ा मालूम है कि यहाँ ये भी आपसे पूछा जा सकता है ना, यहाँ ये भी आपसे क्या पूछा जा सकता है। तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, ये आपको देना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 11 नंबर का जो ऑप्शन है, 11 नंबर का ऑप्शन दीजिएगा आप सभी लोग। 11 का ऑप्शन हो जाए आपका सी नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। अगर हम आपसे बात करें प्रारूप समिति को और क्या कहते हैं, तो प्रारूप समिति को पांडुलेखन समिति कहते हैं, इसको पांडुलेखन समिति कहते हैं। और इसकी ट्रिक होती है कि कान्हा ने माधव को भिगो के मोहम्मद के खेत में भेजा, है ना, याद रखिएगा। इसकी ट्रिक आपकी क्या है कि कान्हा ने माधव को भिगो के मोहम्मद के खेत में भेजा। कान्हा से हो जाएगा कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, वहीं पर माधव से हो जाएगा माधव राव, भिगो से हो जाएगा, भी से हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर, और गो से हो जाएंगे गोपाल स्वामी अयंगर, एक आपके के से हो जाएगा कृष्णा, और यहाँ पर लास्ट में हो जाएगा मोहम्मद। ठीक है ना, तो थोड़ा बहुत ऐसे याद रहेगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है और दिया है संघ समिति के, तो भाई जवाहरलाल नेहरू थे, ये गलत हो जाएगा। प्रांत, ये उल्टा लिखा है, एक दूसरे को प्रक्रिया नियम समिति दिया है और नियम समिति की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यही इसका आंसर क्या है, राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है। चलिए कौन कौन है जो इस क्वेश्चन को सही जवाब देने वाले हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए प्रस्तावना में अब तक जो आपका संशोधन हुआ है वो हुआ है एक बार हुआ है, एक बार हुआ है। कब हुआ है बता सकते हैं क्या। चलिए कब हुआ था, ये 18 दिसंबर 1976 को आपातकाल के दौरान जो इंदिरा गांधी थे उन्होंने यहाँ पर किया था। समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द भी आपके जोड़े गए थे। तो यहाँ पर आंसर जो आपका दिया गया है वो आपका ए वाला जिसका ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है भारत के संविधान में आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन का प्रावधान किस देश से ग्रहण किया गया है। चलिए ये जो आपके कह सकते हैं जो मूल अधिकार हैं उनको निलंबित कर दिए जाते हैं, और ये जब निलंबित कर दिए जाते हैं तो आप कहेंगे कहीं ना कहीं कि आपकी लिया कहाँ से गया है, आपसे देना है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आपका दिया गया है 14 नंबर में वो ऑप्शन से हो जाएगा जर्मनी से। कहाँ से हो जाएगा, जर्मनी से लिए गए हैं, है ना। ये जो आपके आपातकाल के समय जो मूल अधिकार हैं इसका स्थगन होता है ये जर्मनी से लिए गए हैं। अगर हम आपसे पूछें कि सर ये बताइएगा कि जो संविधान में विदेशी स्रोत लिए गए हैं वो आपके कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, तो काफ़ी आपके देश से जहाँ से लिए गए हैं। बाकी जैसे आपके अकबर आज फिर दक्षिण अफ्रीका का आजा, ठीक है, ये आपका ट्रिक है। जब हम आपको बेसिक बताएंगे तब आपको ट्रिक के साथ बताते हुए चलेंगे, है ना। टेस्ट पेपर में ट्रिक बताने से थोड़ा उतना मज़ा नहीं आएगा। जब हम आपको बेसिक की क्लासेस थोड़ा बहुत देंगे, है ना, तब आपको ट्रिक के साथ लेते चल देंगे, तब आपको ये सब चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन जो आपके आ रहे हैं वो कहीं यहाँ पर है कहीं वहाँ पर है, इस वजह से थोड़ा मज़ा कम आएगा। तो इसका आंसर आपका सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान के मूल भाग में कितनी अनुसूचियाँ थीं।
चलिए यहाँ पर जवाब देना है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है समझिएगा, कह रहा है भारत के संविधान के मूल भाग में कितनी अनुसूचियां थी। तो आप कहेंगे मूल भाग में 8 अनुसूचियां थी, है ना। कहेंगे सर जो आपका आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। मूल भाग में जो अनुसूचियां थी वो आपकी 8 थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, थोड़ी सी अनुसूचियों में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। परिवर्तन क्या हुआ, तो आप कहेंगे अगर छोटा सा एक पॉइंट आपको इस प्रकार से बना लें और यहाँ पर लिख दें क्या, यहाँ पर लिख दें 1, फिर लिख दें 2, फिर लिख दें 3, फिर लिख दें 4, है ना। और इसमें अगर हम लिख दें 52, ठीक है, 5 जोड़ यहाँ पर 7 कर दें और यहाँ पर 7 कर दें, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक पॉइंट निकल कर आ गया होगा, थोड़ा सा ट्रिक के पॉइंट में, कि पहली जो आपकी है 1951 में 9वीं अनुसूची थी। पहली जो आपकी है वो आपकी 1951 में 9वीं अनुसूची, फिर 52वां में क्या हुआ था, 10वीं अनुसूची, 73वां में क्या हुआ था, 11वीं अनुसूची, और 74वां में क्या हुआ था, तो आपकी 12वीं अनुसूची। ये बाद में क्या हुई, 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन बताना है कि भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध से संबंधित भाग आपको देना है। अब आपको बताना है कि भारतीय संविधान में आपातकाल कौन से भाग में है। चलिए आपातकाल की बात करते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर कौन है, 16 नंबर में। जवाब लगभग सभी का सही है। यहाँ पर भाग जो आपका 18 है, भाग 18 जो आपका है ये आपातकाल जुड़ा है। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो 352 से स्टार्ट होते हैं और 360 तक आपातकाल से जुड़े हुए आपके प्रावधान हैं। अगर हमने कहा अगर पूछ लेता है कि 52 नंबर आपका कौन सा है, तो 52 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल लगता है। वहीं पर देखा जाए तो आपकी 56 के तहत क्या होता है, राज्यों में आपातकाल होता है। और 60 में क्या होता है, तो 60 में वित्तीय आपातकाल होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आपसे कह रहा है कुछ आपके ऐसे पॉइंट हैं जिन्हें आपको बताना है कि कौन सा आर्टिकल किसके साथ सुमेलित है ना। यहाँ पर कौन सा आर्टिकल है किसके साथ सुमेलित यहाँ पर हो रहा है। पहला ऑप्शन देखो दिया गया है कि आपका आर्टिकल नंबर 153 ये है राज्यों के राज्यपाल से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अनुच्छेद 52 में एक राष्ट्रपति होगा, यहाँ पर आप कहेंगे 1 कर दीजिएगा। 155 में कहा गया है राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में, यहाँ पर 4 हो जाएगा। 54 में कहा गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। मतलब पहला ही ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, राइट हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे क्वेश्चन, भारत का संविधान का भाग फर्स्ट, चलिए बताइएगा कि भारत का जो संविधान है इसमें भाग 1 है और इस भाग 1 का जो संबंध आपका दिया गया है वो आपकी कहाँ से दिया गया है ये आपको बताना है। आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर लगभग काफ़ी लोग दे रहे हैं। 18 नंबर का ऑप्शन बनेगा, संघ और उसका जो राज्य क्षेत्र है, संघ और उसका जो राज्य क्षेत्र है उसके बारे में यहाँ पर जुड़े हुए आपकी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, है ना। आर्टिकल नंबर 1 जो है वो संघ का नाम और राज्य से जुड़ा हुआ आपका है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन, मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने किसके नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया था। तो दोस्तों ये आंदोलन शुरू किया था श्री रामुल्लू। यहाँ पर जो आंसर है वो राइट हो जाएगा, आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और कह रहा है कि 36वें संशोधन द्वारा 1975 में किस राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। पूर्ण राज्य का जो दर्जा दिया गया था, है ना, यहाँ पर देखा जाए 1975 में वो किसको दिया गया था, यहाँ पर आपको बताना है। आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो सकता है। चलिए तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर है, यहाँ पर आपका क्या बनेगा, तो 20 नंबर का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर सिक्किम जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कौन से नंबर का राज्य बना था, तो ये 22वें नंबर का राज्य बना था। 22वें नंबर का ये राज्य था जिसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। समय के साथ साथ काफ़ी आपके बदलाव हुए थे। सिक्किम को संविधान की पहली अनुसूची में शामिल कर लिया गया, इसको पूर्ण सदस्य यहाँ पर बना लिया गया था। सिक्किम को राज्यसभा और लोकसभा में से एक एक सीट आपको दे दी गई थी और सिक्किम में जो राजतंत्र था उसको समाप्त करके लोकतंत्र यहाँ पर स्थापित कर दिया गया था। तो ये भी आपको याद हो गया कि लोकसभा और राज्यसभा की कितनी कितनी सीटें, एक एक सीटों यहाँ पर दी गई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक 2 नए केंद्र शासित प्रदेश आपके कब बनाए गए। चलिए यहाँ पर दिया है आपका आंसर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 21 नंबर का ऑप्शन दे सकते हैं। तो यहाँ पर जवाब देने का प्रयास करेंगे तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आ रहा है वो राइट हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर आपका बनेगा कौन सा, तो आपका डी हो जाएगा। 31 अक्टूबर 2019 को, याद रखिए यहाँ पर जो आंसर आ गया है वो आपका डी हो जाएगा। देखो यहाँ पर एक शब्द लिखा है नामक, है ना, अगर हम इसको नमक बना दें तो कितना अच्छा आपका हो जाएगा। अगर इसको नमक बना दें तो एक ट्रिक बन जाती है नमक। नमक से यहाँ पर ट्रिक होती है कि 71वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ था। 71वें नंबर का यहाँ पर एक संविधान संशोधन हुआ था और उसमें से कुछ भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन से,
नेपाली, कौन सी जोड़ी गई थी? नेपाली जोड़ी गई थी। फिर माँ से क्या हो जाएगा? मणिपुरी जोड़ी गई थी, मणिपुरी जोड़ी गई थी। और का से अगर पूछे तो कोंकणी जोड़ी गई थी। इसको भी नोट कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछे कि भैया जो आपका 71 नंबर का संविधान संशोधन था ये आपके 1992 में आपके था और इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। स्क्रीनशॉट मारिएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है, राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रथम अध्यक्षता किसने किया था? चलिए यहाँ पर देना है, आपसे कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की जो प्रथम अध्यक्षता किया था वो किसने किया था? तो दोस्तों ये फजल अली है जिन्होंने जवाब दिया है। फजल अली बिल्कुल सही हो जाएगा। ये राज्य पुनर्गठन आयोग के पहले अध्यक्ष थे, न्यायमूर्ति फजल अली आपका हो जाएगा। अगर पूछिए इस आयोग का गठन कब हुआ था तो याद रखिएगा 22 दिसंबर को हुआ था। और कब? तो आप कहेंगे सर 1953 को यहाँ पर हुआ था। इसके अलावा देखा जाए तो आपके पडिक्कर थे, हृदयनाथ कुंजरू भी थे इस आयोग के सदस्य थे, याद रखिएगा। इन्होंने 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया है, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्यों की श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया था? यहाँ पर 23 नंबर है तो कहेंगे जो 7वें नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम था उसमें से राज्यों की जो श्रेणियां हैं उनको समाप्त कर दिया गया था। यहाँ पर आंसर नंबर आपका ए वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे क्या कह रहा है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के लिए भारत व इंडिया दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है? चलिए भारत और इंडिया शब्दों का प्रयोग हुआ है, ये कौन सा आर्टिकल में हुआ है? यहाँ पर आंसर देना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका आंसर आ गया है सभी का जवाब लगभग सही है। ये आर्टिकल नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। आर्टिकल नंबर फर्स्ट में कहते हैं कि भैया संघ का नाम और राज्य, क्षेत्र या उपबंध है ना कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ये आपका कहा गया है। आर्टिकल नंबर 2 में कहा गया है कि नए राज्यों का या उनका स्थापना, ये आपके 2 में है। 3 में कहा गया है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों की क्षेत्र सीमाओं में जो नाम परिवर्तन होते हैं वो आपके 3 में है। वहीं पर आर्टिकल नंबर 4 में क्या कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का निर्माण साधारण बहुमत से किया जाएगा। किससे? तो जो भी नया राज्य होगा वो आर्टिकल नंबर 4 के तहत अगर होता है तो वो साधारण बहुमत के तहत उनको प्रवेश दिया जाएगा, नए राज्य का निर्माण किया जाएगा साधारण बहुमत के माध्यम से। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय अवस्थित है। उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर देना है 25 नंबर में। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है वो आपका नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। और अगर केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद कह देता तो क्या कहते हैं? अगर केंद्रीय अगर लगा देता तो आपका प्रयागराज होता। अगर पूर्वीय लगा देता तो फिर क्या होता? अगर पूर्वी बीच में लगा देता पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद तो कोलकाता हो जाता है ना। और पश्चिमी लगा देता पश्चिमी क्षेत्रीय तो आपका मुंबई हो जाता। ठीक है ना। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में सम्मिलित राज्य क्षेत्र आपका कौन सा है? अब आपको बताना है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात ये आपके क्षेत्र में से आपका सम्मिलित है। ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन दिया गया है तेलंगाना राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? तेलंगाना राज्य का जो गठन है वो किस वर्ष हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो आपका बनेगा ए नंबर हो जाएगा। वर्ष 2014 में आपका हुआ था। अगर मैं आपसे पूछे कि कब हुआ था तो आप कहेंगे सर 2 जून को हुआ था। तेलंगाना आपने राज्य दर्शन कर लिया होगा है ना। यहाँ पर जो तेलंगाना है उसका राज्य दर्शन आपने कुमार गौरव सर से कर लिया होगा। आपको बताया गया होगा कि तेलंगाना राज्य के पहले मुख्यमंत्री आपके कौन थे, बताया गया होगा। तो याद रखिएगा कि जब तेलंगाना राज्य का गठन हुआ तो इसके पहले मुख्यमंत्री कौन थे? चंद्रशेखर राव थे। कौन है? चंद्रशेखर राव थे दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है? ठीक है, याद आया। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है भारत के संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किसमें किया गया है? तो ये बताइएगा नागरिकता संबंधी जो प्रावधान हैं वो आपकी किसमें है? तो आप कहेंगे सर भाग 2 में है। कौन से आर्टिकल हैं? तो आर्टिकल नंबर 5 से लेकर आपके जो 11 दिए हैं, 5 से लेकर 11 ये आपकी किसमें है? तो आपकी नागरिकता से संबंधित है। हमने कहा था कि एक आर्टिकल होता है आर्टिकल नंबर आपका 6। ये आर्टिकल नंबर 6 क्या कहता है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रज्य करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार से संबंधित है। 7 में है कि पाकिस्तान को प्रव्रज्य करने वाले कुछ व्यक्तियों के अधिकार, मतलब आने और जाने वाले जितने भी पाकिस्तान से रिलेटेड हैं वो आपके 6 और 7 आपके आर्टिकल में यहाँ पर दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारतीय नागरिकता से संबंधित विषयों के संबंध में व्यवस्था करने का अधिकार प्राप्त है।
यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर सी हो जाएगा, ये संसद को है। याद रखिए, भारतीय नागरिकता से संबंधित जो आपके विषय हैं उनके संबंध में व्यवस्था करने का अधिकार आपकी संसद को दिया गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्नलिखित में से किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ये नागरिकता मिल सकती है जन्म के आधार पर, रक्त संबंध या वंश के अधिकार पर, पंजीकरण के आधार पर भी मिल सकती है। तो आप कहेंगे सर उपयुक्त में से सभी, जिसको ऑप्शन है यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी शर्त शामिल नहीं है। कौन सी शर्त नहीं शामिल है। पहला है जन्म केवल भारत में हुआ हो, पंजीकरण से पूर्व कम से कम 5 वर्ष का निवासी जरूरी है, देशीकरण के तहत कम से कम 10 वर्ष तक भारत में रह चुका हो, फिर उसने विदेशी नागरिकता प्राप्त कर रखी हो। तो भैया ये तो आपका सरासर गलत हो जाएगा ना, ये तो सरासर गलत है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि नागरिकता संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत किस देश के प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। तो अधिनियम 2019 के तहत किस देश के नागरिकों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। दोस्तों यहाँ पर देना, इसका आंसर आपका है क्या। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है यहाँ पर 32 नंबर में वो जवाब हो जाएगा अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान उपयुक्त में से सभी। अभी हाल ही में आपने ये जरूर देखा होगा, है ना, कि वहाँ के लोगों को नागरिकता दे दी गई थी, है ना। जो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश के जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उनको नागरिकता देने का प्रावधान। तो आप कहेंगे जो आपके 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले आपके आए हैं, है ना, तो वो आपके यहाँ पर शामिल होंगे। तो आप डी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मौलिक अधिकारों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य दिया गया है। 33 नंबर आपसे दिया गया है। तो देखो इसका प्रावधान भाग 3 में है, आप कहेंगे सही है। या अमेरिका के संविधान के द्वारा प्रेरित है, आप कहेंगे ये भी सही है। मूल अधिकारों की प्रवृत्ति नकारात्मक होती है, ये भी आप कहेंगे सही है। वर्तमान में 7 मौलिक अधिकार हैं, आप कहेंगे सर ये गलत दिया गया है। कहेंगे 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार आपसे छीन लिया गया है। तो आप कहेंगे वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार ही आपके क्या हैं, बचे हैं। कितने, तो 6 मौलिक अधिकार ही क्या हैं, आपके बच्चे हैं, याद रखेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन करता है। 34 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर इसका आंसर से हो जाएगा ये अनुच्छेद 300 के का में किसमें रखा गया है। तो अनुच्छेद जो 300 है तो 300 के का में इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। मतलब इसमें कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित ना किया जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो गया सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अनुच्छेद जो 18 है, अनुच्छेद 21 है। अब आप बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपकी 35 का आंसर इनमें से क्या बनेगा। चलिए 35 नंबर ऑप्शन है। 18 नंबर जो दिया गया है उपाधियों का अंत। चलिए उपाधियों का अंत है, यहाँ पर 4 नंबर है अनुच्छेद 21 में। यहाँ पर दैहिक स्वतंत्रता आपकी अगर बात करते हैं, दैहिक स्वतंत्रता आप कहेंगे जी सर। अनुच्छेद 23 की बात करते हैं तो बेगार प्रथा आप जो आपकी दी गई है वो आपकी इसमें आपकी हो जाएगी। और 24 के तहत बाल श्रम निषेध है तो आप कहेंगे 1 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन की बात करते हैं तो आपका यहाँ पर कौन बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाने पर उसे छुड़वाने हेतु कौन सी याचिका जारी की जाती है। यहाँ पर बताना है, आपसे कह रहा है किसी भी व्यक्ति, क्या दिया है, किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाने पर उसे छुड़वाने हेतु कौन सी याचिका जारी की जाती है। अगर उसको अवैध तरीके से बंदी बना लिया गया है तो इस बात को भी याद रखना है, किसी संपत्ति पर अवैध कब्जा करने पर व्यक्ति को 3 माह की सजा, मतलब वहीं से लेटर आपकी ली गई है। तो आप कहेंगे 36 नंबर जो दिया गया है वो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा कौन, तो आपका डी हो जाएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण आपका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी वाला बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 का फर्स्ट है निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। तो ये प्रावधान करता है 6 से लेके आपके 14 वर्ष के बच्चों को ये आपकी सुविधा दी गई है। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। एक संविधान संशोधन हुआ था 2002 में और ये आपका कौन सा है, 86 नंबर का संविधान संशोधन आपका है और इसी को यहाँ पर जोड़ दिया गया था, है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर आपका हो गया सी नंबर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर बताना है कि भारत के संविधान का जो अनुच्छेद आपका 15 का फर्स्ट है, राज्य को अपने नागरिकों के साथ कुछ निश्चित अधिकारों पर विभेद का प्रतिषेध करता है। इन आधारों से कौन सा सम्मिलित आपका नहीं है। चलिए यहाँ पर बताना है 15 नंबर जो आपका दिया है आर्टिकल नंबर आपका 15 में। तो भैया 15 नंबर में धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है।
तो आप कहेंगे सर 38 नंबर की अगर बात करते हैं तो ये भाषा के हिसाब से नहीं दिया गया है। आर्टिकल नंबर 15 कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है, लेकिन भाषा का वर्णन यहाँ पर नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आपसे कह रहा है मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 वाद संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? यहाँ पर 39 है और 39 को ऑप्शन जो आपका कौन सा अनुच्छेद जो आपका 21 है, अनुच्छेद जो आपका 21 है, जिसमें कहा गया है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, और ये मामला आया था 78 में। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के बारे में व्याख्या किया है और यहाँ पर इसे एक प्रकार से कह सकते हैं इस धारा के तहत जो आपका हुआ है असंवैधानिक घोषित किया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, क्या कहा था कि विदेश यात्रा का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है। याद रखिए, आप विदेश यात्रा जा सकते हैं, ये आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है, ये आपका इसी में कहा गया है, याद रखिएगा। एक और होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्थापित प्रक्रियाओं के बिना पासपोर्ट जब्त करना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, ठीक है ना। तो ये आपका किस में आता है, 21 में ही आता है, जो आपके कह सकते हैं वगैरह जो आपका होता है इसी में आप दिया गया है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान है जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार में सम्मिलित नहीं है? चलिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार में सम्मिलित नहीं है, यहाँ पर आपसे कह रहा है इसका आंसर क्या बनेगा। चलिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 40 नंबर में देखो, यहाँ पर परमादेश है, अधिकार पर अच्छा है, यहाँ पर आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण है, लेकिन सर्व क्षमा कहाँ पर है? सर्व क्षमा है क्या भैया? संवैधानिक उपचार जो आर्टिकल नंबर आपके आते हैं 32 में, है ना, यहाँ पर देखा जाए तो आपके भाग 3 जो आपका है उसके अधिकारों की प्रवृत्ति करता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका ए नंबर, ये इसमें आपका नहीं है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, है ना, इसे संविधान की आत्मा भी कहा है, आपका आंसर हो गया ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 के का के अंतर्गत किसको मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है? अभी हमने बताया कि आपके शिक्षा के अधिकार को दिया गया, ऑप्शन ए बनेगा। अगला है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है प्रेस की स्वतंत्रता को लिखित करता है? और प्रेस की स्वतंत्रता है, और ये प्रेस की स्वतंत्रता आपकी है किसमें? आप कहेंगे सर 42 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका बी हो जाएगा। अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन यहाँ पर किया गया है, याद रखिएगा, है ना। बोलने की स्वतंत्रता या कुछ और भी अधिकार हैं जिसमें से आपको संरक्षण यहाँ पर मिला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारत का संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? तो भारत का जो संविधान है, याद रखिए, भारत का संविधान समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन समान आवास का अधिकार नहीं देता है। कोई कुटिया में रहता है तो कोई आपके कौन इंटीरियर हाउस में रहता है ना, और कोई शाहरुख खान जैसे मुंबई वाले बड़े बड़े घरों में रहते हैं, है ना। तो वे कहेंगे ये समान आवास का अधिकार ये आपके संविधान में नहीं दिया गया है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है विधि के समझ समता या विधियों का जो समान संरक्षण है, इन दोनों प्रकार की व्यवस्था का उल्लेख भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मिलता है? यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये आपका कौन है, अनुच्छेद आपका 14 है, जिसमें विधि के समझ समानता होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में आपकी प्रदत्त है? बंदी बनाए गए व्यक्ति को मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में आपके है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 45 में, तो ये आपका आंसर बनेगा डी। ये अनुच्छेद जो आपका 22 अभी हमने बताया था, अनुच्छेद 22 में वर्णन आपको मिलता है। अगला दिया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द सम्मिलित नहीं करता है। तो हिंदू शब्द जो आपका है, याद रखिए, उसमें आपका जैन है, बौद्ध है, सिख है, लेकिन पारसी जो आपका हिंदू शब्द में सम्मिलित नहीं करते, ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता या छुआछूत पर रोक लगाई गई है? तो आप कहेंगे सर इसका आंसर क्या बनेगा? तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, अनुच्छेद आपका 17 हो जाएगा। अगला है भारत के संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपके दिए गए हैं भाग 4 में है, किसमें हैं? तो आप कहेंगे सर भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपके हैं। यहाँ पर कहेंगे सर इनको डीपीएसपी के नाम से जानते हैं, है ना। तो आप कहेंगे यहाँ पर जो आंसर आपका आ गया है वो आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखेगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्थिक उप संसाधनों के केंद्रीकरण निम्नलिखित में से किसका उल्लंघन करता है? देखिए, आर्थिक संसाधनों के केंद्रीकरण निम्नलिखित में से किसका उल्लंघन करता है, आपसे कह रहा है। तो दिया है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, कल्याण की अवधारणा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। तो आप कहेंगे सर ये उल्लंघन जो आपका है ऑप्शन नंबर आपका डी, डीपीएसपी हो जाएगा। अगला देखो दिया गया है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सत्य दिया गया है? 50 नंबर में पहला ऑप्शन दीजिएगा कि इसका प्रावधान भाग 3 में है, आप कहेंगे सर बिल्कुल गलत दिया गया है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 44 में है, आप कहेंगे ये वाला तो आपका सही लग रहा है।
वर्तमान में यह संपूर्ण भारत में लागू, आप कहेंगे सिर्फ गलत दिया गया है। संविधान में राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। आप कहेंगे सर जी यहाँ पर ऑप्शन बी और यहाँ पर आपका जो डी है अर्थात ओनली फॉर 2 और 4 यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सत्य दिया गया है, यहाँ पर बताना है। 51 नंबर आपसे कह रहा है। पहला दिया है या आयरलैंड से लिए गए हैं, आपके नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। चलिए मानते हैं, बिल्कुल सही है। अगला इसका प्रावधान भाग 4 के ए में है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर कहाँ आ रहे हैं, ये तो मूल कर्तव्य में पहुंच जा रहे हैं, तो ये तो आपका है नहीं है। यह कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करते हैं, आप कहेंगे जी सर जी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 1 और 3 आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है 40 के अंतर्गत राज्य को किसके गठन का निर्देश देंगे सर। 52 नंबर जो दिया गया है 52 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन देखिए सबका जवाब सही है। यहाँ पर ग्राम पंचायत जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्राम पंचायतों का गठन की बात की गई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है कुछ आपके आर्टिकल हैं जिनको आपको मिलान करना है, ठीक है ना। चाहो तो हम ऑप्शन भी आपको दिखा देंगे, ठीक है ना, और इन ऑप्शन के माध्यम से क्या करेंगे आप लोग और अच्छी तरीके से यहाँ पर कवर कर सकते हैं इसको भी। तो चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है कि सर अनुच्छेद जो 47 है वो क्या कहता है, तो जो मादक पदार्थ हैं है ना, मादक पेय पदार्थों पर प्रतिबंध लगाना, यहाँ पर 4 हो जाएगा। अनुच्छेद 48 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 48 कहता है गौ हत्या पर प्रतिबंध, है ना, जो आपकी गाय वगैरह है ना काटे जाते हैं इस प्रकार से, तो उन पर प्रतिबंध आपको इसी के माध्यम से होता है। अनुच्छेद 41 क्या कहता है कि वृद्धावस्था पेंशन योजना, ये आपके आर्टिकल नंबर आपका 41 में आपका आता है। वहीं पर अनुच्छेद जो 42 है वो प्रसूति सहायता उपबंध होगा, मतलब ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, डी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 में कुछ मामलों में लोक सहायता के संदर्भ में किस शब्दावली का उल्लेख नहीं किया गया है। मतलब आर्टिकल नंबर जो आपके 41 है उसमें क्या क्या बातें की गई हैं, है ना। ये आप कहेंगे सर यहाँ पर कुछ दशाओं में है ना काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। किस चीज पर, काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार ये आपका है। तो इसमें कहेंगे सर यहाँ नंबर दिया गया है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर चिकित्सीय सहायता, ये इसमें आपका नहीं है। क्या चिकित्सीय सहायता इसमें आपकी नहीं है। बाकी यहाँ पर देखो बुढ़ापा, बेकारी और बीमारी, ये आपके इससे संबंधित यहाँ पर आपका है, याद रखिएगा। ठीक है ना, काम, शिक्षा, लोक सहायता, है ना। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति का प्रतीक बताया है। जो आपके नीति निर्देशक तत्व आपके दिए गए हैं, लिए गए हैं आयरलैंड से, इनको सामाजिक क्रांति का प्रतीक बताया है। और ये प्रतीक बताया है किसने, तो आपके ग्रेनविल, जो आपके ऑस्टिन है, ग्रेनविल ऑस्टिन आपका जो आंसर है यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण किसमें उल्लेख किया गया है। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपकी जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका से अलग है, आर्टिकल नंबर 50 में आपको बताया गया है। आप कहेंगे सर 56 नंबर दिया गया है और 56 का ऑप्शन जो आपका बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं उनमें कहा गया है, वो भी आर्टिकल नंबर आपकी किसमें, तो आपकी 50 में कहा गया है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है निःशुल्क न्याय व विधिक सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित आपको दी गई है। यहाँ पर देखा जाए 57 नंबर में, तो आपका जो आर्टिकल नंबर आपको कौन दिया गया है, 39 का ए, है ना। 39 का ए में एक पार्ट है जो बाद में जोड़ा गया था। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा आपका आर्टिकल है ना, जिसमें क्या किया गया था, आपके बाद में जोड़ा गया था। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन आपका बी दिया गया है 39 का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए जय हिंद भैया, जय हिंद। अगला है कि निम्न में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने नीति निर्देशक तत्वों की तुलना में मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी थी। देखिए 58 की अगर हम बात करते हैं तो आप कह रहा है कि जो सर्वोच्च न्यायालय ने नीति निर्देशक तत्वों की तुलना में मूल अधिकारों को प्राथमिकता दिया था, ये जो आपका दिया गया है किसमें, तो आपके क्या दिया है, चंपाकम दोराई बनाम मद्रास राज्य जो आपका है 1950 वाला, इसमें कहा गया है कि मूल अधिकारों को प्राथमिकता ज़्यादा दी गई है ना। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, ये मद्रास राज्य वाला ये आपका केस था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पोषाहार स्तर और जीवन को ऊंचा करने और स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य कर्तव्य ये आपका उपबंध करेगी, और ये आर्टिकल नंबर आपके किस में है, तो आर्टिकल नंबर आपके 47 में आपका है, ये आपका प्रावधान किया गया है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है ना, जब डेली क्लास लेंगे तो हर एक वो चीज़ें आपकी कवर होंगी। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है और कह रहा है निम्नलिखित में से किसने माना है कि
नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चौक है जिसका भुगतान है ना बैंक की इच्छा पर निर्भर है। ये चेक शब्द आपका चेक है। कह रहे हैं नीति निर्देशक एक ऐसा है ना, नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है। ये जो शब्द कहा है वो किसने कहा है, ये आपसे कह रहा है। तो बताइएगा भाई इसका आंसर क्या बनेगा। तो इसका आंसर है केटी शाह। कौन है, ये है आपके केटी शाह है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्व पुण्य आत्माओं की आत्मकांक्षा है। यह कथन किससे संबंधित है या किसने कहा है। तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये पुण्य आत्माओं की महत्वाकांक्षा है ना। तो आप कहेंगे सर ये जो आपका है सर आइवर जेनिंग ने कहा है। किसने कहा है, सर आइवर जेनिंग ने कहा है। ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है जो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आर्टिकल के साथ आपको मिलान करना है। देखिए आर्टिकल नंबर 45 की अगर हम बात करेंगे तो आप कहेंगे सर बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध है, मतलब 1 हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका ये है ना 1 हो जाएगा। और अनुच्छेद 48 में हमें बताया था जो कृषि है और आपकी जो गाय वगैरह होती हैं है ना, नस्ल तैयार करना, ये आपके किस में है, इसमें 3 में है। जो गौ हत्या प्रतिबंध है वो भी 48 में है। अनुच्छेद 51 क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृत्ति की गई है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। और 43 क्या कहता है, तो 43 कर्मकारों के लिए निर्वाहन मजदूरी, ये आपका 4 हो जाएगा। मतलब पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखो दिया गया है कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे। चलिए थोड़ा सा आर्टिकल थे वो आपको कहीं ना कहीं कथन वाले चीज़ें थोड़ा कठिन आपको लग रही होंगी, परेशान नहीं होना है, पूरी क्लास देखेंगे आपको याद होंगी। चलिए नमस्ते। देखो यहाँ पर आपसे कह रहा है ना कि भैया भारत के मूल संविधान जो आपका है मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे। तो यहाँ पर 63 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 63 नंबर में कौन देगा इसका सही जवाब। चलिए इसका जवाब कौन सही देगा। 63 का ऑप्शन ए नंबर कहाँ से है भाई, ना ही तो आपका बी नंबर सही है ना तो डी सही है। याद रखिए इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखिए जो आपके मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य थे ही नहीं, मौलिक कर्तव्य थे ही नहीं, तो याद रखिए इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर फिर मौलिक कर्तव्य आए कब, कब जोड़े गए, है ना, ये आपका क्वेश्चन बनेगा कि सर ये जो मौलिक कर्तव्य आए हैं वो आपके कब आए हैं। चलिए बताइएगा मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए। तो भाई ये जो मौलिक कर्तव्य हैं वो संविधान में जो 1976 वाला संविधान संशोधन हुआ, 1976 42वां संविधान संशोधन, उसमें से क्या हुआ, उसमें से जोड़े गए थे जो आपके मूल कर्तव्य आपके हैं, तब आपके 10 जोड़े गए थे। बाद में शिक्षा का अधिकार को जोड़कर आपकी इनकी संख्या 11 कर दी गई थी, ठीक है ना। तो पहले आपके 10 थे, वो भी जब संविधान बना था तब आपके नहीं थे, ठीक है ना। ये 76 के बाद आपके जोड़े गए थे, इस बात को याद रख लेना है। ये किस आर्टिकल में आपके आते हैं, तो अनुच्छेद जो 51 का ए है ना, इसके तहत आपके 11 जो आपके मौलिक कर्तव्य वर्तमान में आपके हैं, ठीक है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत के संविधान का भाग 4 के का को जोड़ा गया था। यहाँ पर आपका जो आंसर है 64 नंबर में वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर है। ये जो 42वां संविधान संशोधन है ये आपका जोड़ा गया था, आपका बी बन जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था। चलिए बताइएगा भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था। 2002 में है ना, जो आपका 86 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था, है ना। आपकी जो बच्चों के लिए निःशुल्क है ना, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क यहाँ पर क्या दी जाएगी, शिक्षा का अवसर मिलेगा। मतलब ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। जो आपके मूल कर्तव्य हैं वो आपके किस संविधान से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा। आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बनेगा डी नंबर, ये सोवियत संघ से लिए गए हैं। ये जो मूल कर्तव्य हैं वो आपके कहाँ से लिए गए हैं, तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो राइट हो जाएगा कौन, तो यहाँ पर आंसर आपका हो गया डी नंबर आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। जो आपके नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं इनको संविधान में सम्मिलित करने की जो अनुशंसा किया वो किसने किया था। तो भैया ये थे आपके स्वर्ण सिंह समिति थी। स्वर्ण सिंह समिति ने भारत में मौलिक कर्तव्यों को यहाँ पर क्या किया, आपके भारतीय संविधान में जोड़ा था, 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को, अगर कोई मौलिक कर्तव्य की अवहेलना हो रही है तो ऐसा करने वालों को क्या किया जा सकता है। तो कह रहा है कि दंड देने की व्यवस्था है, दंड देने की व्यवस्था नहीं है, कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर आपके मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना हो रही है तो आप बताइएगा इसमें क्या दंड की व्यवस्था की गई है।
तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, दंड देने की व्यवस्था नहीं है। तभी कहा गया है जो आपकी मौलिक कर्तव्य हैं, है ना, ये क्या है भैया, जरूरी नहीं है। तो आप कहेंगे इसका आंसर आपका बनेगा बी नंबर, क्योंकि ये मौलिक कर्तव्य आते हैं। और मौलिक कर्तव्य में जो आपके आते हैं ये अबाध्य योग होते हैं। क्या होते हैं? अबाध्य योग होते हैं। जैसे कोई आपसे अगर वादा कर ले और अगर वादा ना पूरा हो तो जरूरी नहीं है, लेकिन मौलिक अधिकार में ऐसा नहीं है। मौलिक अधिकार में अगर आपने वादा किया है वो लिखित है कि आपको करना ही करना पड़ेगा। तो इसलिए आप कहेंगे सर मौलिक कर्तव्य जो आपके हैं ये अबाध्य योग होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। देखिए आपको 69 नंबर में तो कह रहा है संविधान का पालन करना, यहाँ पर दिया है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना, ये भी सही है। देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, ये भी सही दिया गया है। तो आप कहेंगे सर धर्मनिरपेक्षता का पालन करना। अपने भारत में सब लोगों का अलग अलग धर्म है, अलग अलग तरीके से लोग रह रहे हैं, जी रहे हैं, तो जरूरी नहीं है, है ना, मतलब अपने धर्म के अनुसार आप जी सकते हैं, है ना, अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना ये आपका है क्या। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए प्रत्येक नागरिक का ये मूल कर्तव्य है ना, ये कर्तव्य है कि भैया वो राष्ट्र ध्वज का क्या करे, सम्मान करे, आदर करे, ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है मौलिक कर्तव्यों के कौन से परे या पंक्ति में सार्वजनिक संपत्ति की बात कही गई है। जो सार्वजनिक संपत्ति है वो किस में कहा गया है। तो सार्वजनिक संपत्ति है आपके नवे संविधान में कहा गया है, जो आपका नवा आपका कह सकते हैं, जो आपका मौलिक कर्तव्य नवा है उसमें कहा गया सार्वजनिक संपत्ति। सार्वजनिक संपत्ति एक प्रकार से जैसे आपकी पुराने जमाने की बनी हुई चीजें आपकी थी उनकी भी रक्षा करना आपका कर्तव्य है। ऐसा नहीं मुगलों ने बना दिया तो उसको तोड़वा डालिए, है ना। तो याद रखिए यहाँ पर आंसर आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के का के उपबंधों के तहत आदर शब्द किससे संबंधित है। कि जो आदर शब्द है वो किसमें है, तो आदर करना है। तो आप कहेंगे ये संविधान से संबंधित है। आप कहेंगे 51 के काम है उपबंधों के तहत आदर शब्द किससे संबंधित है, तो संविधान में आपका है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से भारत की जो कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष होता है वो आपका कौन होता है। कार्यपालिका का जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है वो आपका कौन होता है, 73 का ऑप्शन देना है। यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा भैया राष्ट्रपति होता है। संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है कि अनुच्छेद, है ना, संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत में राष्ट्रपति होते हैं। अब आप कहेंगे भारत में एक ही राष्ट्रपति होते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। और जब तक इनकी वैलिडिटी है, कब तक, जब तक इनका निधन नहीं होता तब तक ये बन सकते हैं, है ना। यहाँ पर आंसर आपका ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का जो निर्णय है वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। तो जब राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई विवाद आता है, कोई समस्या आती है, तो उसका जो निराकरण होता है, ऐसा विवाद होता है, उसको मैटर को सॉल्व करना, ये सर्वोच्च न्यायालय है। अंतिम जो आपका आदेश है ये मान्य होगा सर्वोच्च न्यायालय का, याद रखिएगा। वो चाहे आपके राष्ट्रपति हों चाहे उपराष्ट्रपति, इन दोनों के चुनाव में कोई समस्या आती है तो सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, इसका निर्णय करता है और अंतिम निर्णय मान्य होता है। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को कहते क्या हैं। इस प्रक्रिया को कहते क्या है आपको बताना है। कौन सी तो प्रक्रिया है आपकी, संसद द्वारा महाभियोग। संसद द्वारा महाभियोग कौन सा होता है आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल है, 61 वाला आर्टिकल है। आर्टिकल नंबर जो 61 है इसमें महाभियोग होता है। सदन में कहीं से भी स्टार्ट किया जा सकता है, चाहे वो आपका लोकसभा हो चाहे राज्यसभा। अगर 2/3 बहुमत अगर पारित हो जाता है तो फिर आपको राष्ट्रपति को, भारत में ऐसा हुआ नहीं है, एक जगह से पारित हुआ है तो दूसरी जगह से पारित नहीं हो पाया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपसे, आर्टिकल नंबर आपका जो 61 है इसका संबंध क्या है। तो आप कहेंगे भारत का जो महाभियोग है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, 3 हो जाएगा। अनुच्छेद 54 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है वो आपका किसमें है, तो ये 4 हो जाएगा। 52 कहता है कि भैया भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 1 लगा दीजिएगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल बचा है तो 56 में हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका दूसरा हो जाएगा। बाकी देखा जाए तो 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, जिसमें से 60 है राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण। ठीक है, 60 जो आपका है राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण आपसे बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये आपका कहीं ना कहीं आपसे इनमें से बनेगा। और देखिएगा कौन सा आंसर आ रहा है, मिलान आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका मिलान आप लोग कर सकते हैं, 3, 4, 1, 2 वाला कोई ऑप्शन होगा। 3, 4, 1, 2 ऑप्शन आपका देखिए डी नंबर राइट हो गया है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि कौन सा विकल्प असंगत है, कौन सा विकल्प असंगत है, 78 नंबर आपको देना है। कह रहे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल प्रथम महिला राष्ट्रपति रही हैं, आप कहेंगे सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, सही है। वीवी गिर प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार रहे हैं, आप कहेंगे ये भी सही है। तो गलती क्या है,
डॉक्टर जाकिर हुसैन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे, लगातार नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा दिए गए त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति द्वारा तुरंत दी जाएगी। मतलब कि संविधान के अनुसार अगर राष्ट्रपति द्वारा त्यागपत्र की सूचना है उपराष्ट्रपति द्वारा तुरंत दी जाती है, किसको दी जाती है ये आपसे कह रहा है। तो भैया जो लोकसभा के स्पीकर होता है उसको पता जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ आपस में भैया तुरंत हमने यहाँ पर त्यागपत्र दे दिया कि हाँ उपराष्ट्रपति को दे दिया, नहीं। अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है तो ये सूचना उपराष्ट्रपति द्वारा तुरंत दिए जाना चाहिए लोकसभा अध्यक्ष को। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा डी नंबर है। अगला है निम्नलिखित में से संघ की कार्यपालिका का सदस्य नहीं होता है। देखिए संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल भी होगा, भारत का महान्यायवादी होता है, लेकिन इसमें नियंत्रक महालेखा परीक्षक नहीं होता है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए नया होगा, नोट कर लीजिएगा कि संघ कार्यपालिका का सदस्य में कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, जो मंत्रिमंडल होता है वो भी होता है, भारत का महान्यायवादी होता है, लेकिन जो कैग है वो आपका नहीं होता है। तो ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर डी नंबर जिसका आ रहा है आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ पर अगर पूछे भारत का महान्यायवादी किस में आता है तो आर्टिकल नंबर जो आपका 76 है उसमें भारत के महान्यायवादी का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि राष्ट्रपति के पद के है ना, राष्ट्रपति पद किसी उम्मीदवार द्वारा कुल वैध मतों का कितने मत भाग प्राप्त न करने पर उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। जमानत राशि 15,000 अगर आपकी जमा हुई है ना, अगर इतने मत नहीं मिलते हैं तो ये 15,000 उनके क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे, गैप हो जाएंगे। तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, इतना बड़ा चुनाव है जिसमें से जीवन भर पीढ़ी का दर पीढ़ी इनको पैसा मिलता रहता है। मान लो अगर ये जब तक जीवित है इनको 5 लाख मिलता है, जब ये नहीं रहते मतलब ये क्या होते हैं अपने पद से हट जाते हैं तो इनको आधी सैलरी मिलती है, और जब आधी सैलरी में अगर इनकी डेथ हो जाती है तो इनकी पत्नी को मिलती है। ठीक है, फिर इनको पत्नी को मिलने लगती है। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर 1/6 भाग जो आपका है आपका आंसर बनेगा डी नंबर। अगर इतना इनको वोट नहीं मिलता है तो इनकी जमानत राशि क्या होती है, जब्त हो जाती है। अगला दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। शपथ ग्रहण आपका है किसमें है, तो अभी बताया था कि अनुच्छेद 60 आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपका अनुच्छेद 60 हो जाएगा शपथ ग्रहण। ये 56 क्या कहलाता है, तो अनुच्छेद जो 56 है ये क्या है भाई, अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदा अवधि, अर्थात राष्ट्रपति जिस दिन से शपथ ग्रहण करेंगे तो 5 वर्ष के लिए आपके बनेंगे। हालांकि जरूरी नहीं है कि 5 साल, क्योंकि इन पर महाभियोग की प्रक्रिया है, और अगर ये संविधान का उल्लंघन करते हैं तो इनको समय से पहले हटाया जा सकता है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 61 अभी आपको बताया था कि अनुच्छेद 61 होता है राष्ट्रपति महाभियोग की चलाने की प्रक्रिया। तो 63 में कौन आ जाता है, तो 63 में आता है कि भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे, भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे, ये 63 में कहा गया है। अगला है भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए, 83 नंबर में। तो बड़ा आसान बात है कि अगर आपको राष्ट्रपति बनना है ना, तो भैया बड़ा आसान है, यहाँ पर बहुत कठिन प्रक्रिया नहीं है। यहाँ पर देखिए 83 नंबर में पहला दिया है वह जन्म से भारत का नागरिक हो, उसकी अधिकतम आयु 35 वर्ष हो, वह लोकसभा सदस्य की योग्यता रखता हो, है ना, वह राज्यसभा सदस्य की योग्यता रखता हो। अब आप बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो कौन सी योग्यता होनी चाहिए, अच्छा कौन सी योग्यता होनी चाहिए ये अच्छा पूछा गया है। अगर नहीं शब्द होता तो पक्का है अनपढ़ वाला ऑप्शन दिया गया होता, अगर नहीं शब्द होता तो पक्का है अनपढ़ वाला ऑप्शन दिया गया होता। यहाँ पर आपसे दिया गया है कि कौन सी योग्यता होनी जरूरी है, मतलब वह लोकसभा का सदस्य की योग्यता हो जरूर, अगर लोकसभा की योग्यता रखता है तभी वो राष्ट्रपति बनता है, याद रखिएगा। अगर नहीं शब्द आपको लगा होता है ना, तो भैया यहाँ पर क्या होता, वहाँ पर आपका होता कि भैया अनपढ़ आपके हों तो भी आपके बन सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, बाकी ये पॉइंट आपके सही हैं, पॉइंट आपकी ये भी सही है कि वो भारत का नागरिक हो, है ना, यहाँ पर उसकी आयु 35 वर्ष हो, अधिकतम देखो दिया गया है अधिकतम, तो अधिकतम से क्या मतलब है, मतलब होना चाहिए 35, न्यूनतम हो, अधिकतम 35 से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य से कोई मतलब नहीं है, तो ऑप्शन आपका सी वाला बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक कैसी प्रक्रिया है। तो भैया इन पर अगर चलाई जाती है महाभियोग की प्रक्रिया तो कोई अच्छी बात है क्या, ये कोई अच्छी बात है नहीं, ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किस वर्ष भारत में आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। हाँ 35 साल के होंगे तभी बन पाएंगे, वो न्यूनतम है, वहाँ पर दिया था अधिकतम। राष्ट्रपति क्वेश्चन सही कैसे नहीं है, देखो फिर से समझ लो, वह जन्म से नागरिक हो ऐसा नहीं है, भारत की अगर नागरिकता उसको मिल जाती है तो वो बन सकता है।
कर दिया है, उसकी अधिकतम आयु दिया है तो अधिकतम नहीं है, यहाँ पर न्यूनतम होना चाहिए भैया। अगर वो न्यूनतम आपका अगर 35 वर्ष हो जाता है तो बन सकता है। राज्यसभा का कोई है नहीं, तो ये भी गलत है, ये भी गलत दिया और ये भी गलत है, इसलिए ऑप्शन आपका सी दिया गया है। इसमें कौन सा क्वेश्चन गड़बड़ था? कोई क्वेश्चन गड़बड़ नहीं था, थोड़ा सोचिएगा, ठीक है ना। जन्म नहीं है, नागरिक अगर बन जाता है तो बन सकता है। यहाँ पर न्यूनतम होगा 35 वर्ष, राज्यसभा को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, यहाँ पर देखो दिया गया है कि किस वर्ष में भारत में आंतरिक अशांति पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 1975। क्या बनेगा? 1975, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर समझिएगा कि निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है? तो वित्तीय आपातकाल किसमें है? आप कहेंगे सर वित्तीय आपातकाल, बिल्कुल रटा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका अनुच्छेद जो आपका 360 ही वित्तीय आपातकाल है। 352 क्या होता है? राष्ट्रीय आपातकाल होता है। 356 में राज्य का जो आपातकाल होता है ना, वो होता है। अगला दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? देखो, भारत का राष्ट्रपति के पास क्षमा की शक्ति होती है, क्षमा कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है कि अगर आपने क्राइम किया है, आपने गलत किया है और इसके बाद भी आपको माफ़ कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि जब जज ने कुछ सुनाया हो, है ना, केस को सॉल्व किया हो, उस समय कुछ गलतियां रही हो गई हों, है ना, केस को यहाँ पर सॉल्व करते समय, तो चाहें तो दोबारा याचिका दायर कर सकते हैं, उस पर क्या पुनः विचार होगा। इसके बाद अगर आपको कुछ प्रकार से दोषी कम पाया जाता है तो फिर आपको कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। लेकिन अगर आपने मर्डर किया है और आप कहो कि राष्ट्रपति आपको माफ़ कर दें, तो ऐसा प्रावधान नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहेंगे सर 87 नंबर दिया है और 87 का ऑप्शन देखिए, निलंबन, है ना, निलंबन कर सकते हैं आपकी सजा को, परिहार कर सकते हैं, यहाँ पर लघुकरण कर सकते हैं। निरंतरता से कोई मतलब नहीं है कि निरंतर आप बना रहे, निरंतर क्या मतलब होता है, ठीक है ना। यहाँ पर जब क्षमा किया जाएगा तो क्षमा शब्द के साथ निरंतर का कोई मतलब ही नहीं होता है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो पदेन सभापति होता है राज्यसभा का। किसका होता है? राज्यसभा का होता है। और इसको जो आपका वेतन मिलता है, उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं मिलता है, इसको जो मिलता है और राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है ना, एक प्रकार से सभापति होता है, उसका ही वेतन मिलता है। इसको याद रख लेना है, इनको राष्ट्रपति का कोई वेतन आपका नहीं होता है, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। जब उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तब इनके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? तो देखो यहाँ पर दिया है संसद के सभी सदस्य। संसद में आता है लोकसभा और संसद में आते हैं राज्यसभा। तो इसके दोनों सदस्य अर्थात जो निर्वाचित हुए हैं, जो मनोनीत हुए हैं, वो दोनों प्रकार के सदस्य ही क्या होते हैं? भाग लेते हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति की बात हो रही है। वहीं पर अगर बात होती राष्ट्रपति में तो लोकसभा राज्यसभा के सदस्य होंगे, लेकिन मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। लेकिन जब उपराष्ट्रपति की आती है तो सभी सदस्य, चाहे वो मनोनीत हों चाहे वो आपके निर्वाचित हों, तो समझ में आ गया होगा। अगला है कि निम्न में से कौन सी चुनाव की विधि का संबंध उपराष्ट्रपति की चुनाव से नहीं है? फिर से क्वेश्चन को पढ़ना है। कह रहा है कि कौन सी चुनाव की विधि का संबंध उपराष्ट्रपति के चुनाव से नहीं है? तो 90 नंबर में पहला ऑप्शन दिया है, कह रहा है गुप्त मतदान, आप कहेंगे सही है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ये भी सही है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ये भी सही है। लेकिन खुला मतदान नहीं होता है, ठीक है, खुला मतदान नहीं होता है, याद रखिएगा, खुला मतदान नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने हेतु सशक्त दिया गया है? अर्थात अगर भारत का राष्ट्रपति को किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो फिर क्या होगा? वहां पर उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य होगा। और ये जो आपके बनेंगे वो आपका आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे सर अनुच्छेद जो आपका 65 है, अनुच्छेद जो आपका 65 है, उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति का पद अगर आकस्मिक रिक्त हो जाता है, उसकी अनुपस्थिति हो जाती है, तो उपराष्ट्रपति का कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसकी कृत्यों का निर्वहन करना। जो वो कार्य कर रहा है वो इस पर आपका है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता भारत के उपराष्ट्रपति की है? तो भारत के उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या है, इसको भी समझ लेना, नहीं ये गड़बड़ हो जाएगा। देखो दिया, वह मूल रूप से भारत का नागरिक हो, वह सरकार के किसी लाभ के पद पर विद्यमान हो दिया गया है, अधिकतम देखो दिया गया है, इसका मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य रखता है। कि राष्ट्रपति जो होता है वो लोकसभा के लिए आपका होता है, अगर निर्वाचित होने की योग्यता है तो वो राष्ट्रपति बनेगा। अगर उपराष्ट्रपति की बात कह रहा है तो वो राज्यसभा का सदस्य होने के लिए योग्यता रखता हो, है ना। मूल रूप यहाँ पर होगा नहीं, वो भारत का अगर नागरिक बन जाता है तो भैया वो राष्ट्रपति बनेगा। यहाँ पर किसी लाभ के पद पर विद्यमान हो ना हो यहाँ पर होना है।
अधिकतम नहीं न्यूनतम होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख किया गया है। जो आपके उपराष्ट्रपति हैं वो शपथ ग्रहण करते हैं, और ये शपथ ग्रहण करते हैं कौन से आर्टिकल में, तो आप कहेंगे सर 69 नंबर जो ऑप्शन दिया गया है आपका सी नंबर है ना। क्या कहेंगे कि उपराष्ट्रपति का शपथ और प्रतिज्ञान और शपथ का जो प्रारूप है वो आर्टिकल नंबर किसमें है, तो आपके 69 में है। आर्टिकल नंबर 70 में कहा जाता है कि अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। ठीक है, अगर मतलब किसी प्रकार का रिक्त अगर जगह खाली है तो भैया ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे, ये है। 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, क्या उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, ये 64 में है। तो 63 बचा है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद में मंत्री अपना पद धारण करते हैं। संविधान के अनुसार जो संघीय मंत्रिपरिषद हैं इसमें जो मंत्री होते हैं अपना पद धारण करते हैं, तो भैया ये देखिए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। क्या, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यहाँ पर आंसर देना है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है भाई ट्रिक से तभी सॉल्व कराएंगे जब आप बेसिक पढ़ेंगे। इसके जो आपके बेसिक हैं, बेसिक में आपको होगा ऑब्जेक्टिव में आपको कहाँ से कहाँ जोड़ देंगे। आप ही बताओ, एक क्वेश्चन दिया है उसको ऑब्जेक्टिव से कहाँ जोड़ेंगे। स्टार्टिंग में जोड़ने लायक था तो हमने आपको बता दिया था, है ना। यहाँ पर अगला देखो दिया गया है कि लोकसभा का जो नेता है ना, लोकसभा का जो नेता है, याद रखिएगा ये क्या होता है, लोकसभा का नेता राष्ट्रपति, यहाँ पर प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष। तो आप कहेंगे लोकसभा का जो मुख्य नेता आएगा वो होता है प्रधानमंत्री। जब लोकसभा क्या होती है, बन जाती है, तो उसमें से जो उम्मीदवार होता है उसको क्या किया जाता है, चुन लिया जाता है। याद रखिए भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव कभी नहीं होता है, भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है। याद रखिएगा उनकी जो सरकार होती है अर्थात लोकसभा में जब बहुमत दल का नेता होता है उसको क्या किया जाता है, मनोनीत एक प्रकार से कर सकते हैं। याद रखिएगा, ना कि इनका चुनाव होता है। ठीक है ना, आप देखे होंगे पीएम मोदी जी हैं वो कभी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, वो सांसद का चुनाव लड़ते हैं आपके वाराणसी से, है ना। फिर इसके बाद वो प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं बहुमत दल से, है ना। तो आप कहेंगे ऑप्शन आपका बी हो गया है। अगला है कि भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में कितने कथन सत्य दिए गए हैं, 96 ऑप्शन आपसे कह रहा है। तो चलिए देखते हैं, भारत का प्रधानमंत्री का चयन संसद करती है, क्या ये बात आपको सही दी गई है। प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्त राष्ट्रपति करता है, देखो ये तो आपका सही है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, ये भी आपका गलत दिया गया है। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका सिर्फ कौन सा सही है, ओनली फॉर 2 आपका सही है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला देखो दिया गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो आपका 74 है के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए यहाँ पर होती है। तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह कौन देगा, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह कौन देगा, तो यहाँ पर मंत्रिपरिषद जो होती है यह राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य दिया गया है, ये आपसे 98 में से कह रहा है। तो आपसे कह रहा है कि कार्यकाल दिया है 1977 से आपको कब, तो आपका यहाँ पर दिया गया है आपका 79 तक है। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं, सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री हैं। तो आप कहेंगे सर इनके समय ये तो आपका हुआ नहीं है, क्योंकि जब इनका कार्यकाल 77 से स्टार्ट होता है 79 तक जाता है, तो भैया ये बताइएगा 42वां में जो आपका 76 ये कैसे आ जा सकते हैं, ये तो आपके होगा नहीं, साफ साफ मतलब इसी में आंसर आपको दे दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें से। अगला दिया है कि भारत का ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। जय जवान जय किसान, ये लाल बहादुर शास्त्री आपका हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा। अगला है कि भारत के ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे जिनका कार्यकाल सबसे छोटा रहा था। तो सबसे छोटा कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी का रहा था, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मंत्रिपरिषद में वरीयता जो होती है वो किस प्रकार से, कहते हैं कि कौन सा मंत्री सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है, होगा ही होगा। देखो यहाँ पर कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, फिर उप मंत्री, मतलब सबसे बड़े होंगे कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य के मंत्री, फिर उप मंत्री। ये मंत्रियों का क्या होता है, वरीयता दी जाती है, क्रम होता है, ऑप्शन आपका ए बनेगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 76 है 21 पदाधिकारी से संबंधित है। यहाँ पर आर्टिकल नंबर आपको 76 देना है, आपको सही आंसर क्या होगा और इसका कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। आज की क्लास यहीं चलिए, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। मिलते हैं आपकी अगली क्लास 6 बजे। 6 बजे आपकी यूपी जीके है, आज आपकी 6 बजे यूपी जीके हैं, आपको यूपी जीके क्लास 6 बजे है। नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो आप लोग 6 बजे जरूर आइएगा, नोटिफिकेशन का इंतजार मत करिएगा।
टाइम आपका 6 बजे आपका होगा। हमने आपको पहले ही बताया था कि नोटिफिकेशन की समस्या की वजह आपको जो 6 बजे है वो आपको क्लास आज से आपको मिलने वाली है। ठीक है, ओके, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।